very good afternoon to everyone. Am I audible for the online students who are watching? Just make me sure. Okay, take it. So today we would be starting off with this history optional class. And the first thing that should be my responsibility or the responsibility of any teacher who is taking any optional is basically to explain the syllabus and other things that are there. तो आज हम उसी पे फोकस करेंगे, हम क्या क्या करे जाएंगे. It would be taken up by me. वैशाली मैम is there, she would be contributing to a great extent. और कुछ जो खास करके जो मैपिंग वाला पोर्शन है, in which sir S.K. Pandey sir is very comfortable, he would be taking up. हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. तो ये हम मिलके आपका कॉम्प्रिहेंसिवली पोर्शन करेंगे. हिस्ट्री लेने के पहले एक तो बेनिफिट्स बताते हैं. हिस्ट्री ऑप्शनल. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. व्हेन यू चूज हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ पे है, क्या क्या बेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल इन द प्रीलिम्स there are approximately 18 questions that are coming. After doing the optional, आपका majority questions you are able to solve. For example, 16 to 17 questions आप बड़े आसानी से कर पाओगे. This is one good advantage that history optional is having. For the mains aspect, for example, whenever you are writing certain social issue question, तो वहाँ पे आपका history optional का benefit मिलेगा. History paper 1 में approximately 80 to 90 to 100 मार्क्स की आ जाती है, वहां पे करने को चांसेस हो जाते हैं. तो वहां पे आपको पूरे का पूरा बेनिफिट है. नॉट ओनली दिस, टू राइट एन एसे यू शुड बी इन अ पोजीशन टू हैव अ वेरी गुड बैकग्राउंड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर देयर. अगर आपको बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किसी चीज के बारे में पता है, यू विल डेफिनेटली बी इन अ पोजीशन टू राइट अ वेरी गुड एसे. तो सोशल इश्यूज में पूरे का पूरा आपको बेनिफिट मिलता है. पेपर 1 में हिस्ट्री का अलग से ही पार्ट आता है. एंड इवन इन द एसे एस्पेक्ट कंप्लीट आपको वहां पर ऐसे बहुत बार हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड बहुत ऐसे आए हैं. थर्ड थिंग, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरव्यू, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, देयर आर एवरी गुड चांस दैट दे वुड बी आस्किंग यू गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन. हाँ जी, गुड आफ्टरनून. गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड इंटरव्यू ऑल्सो. तो वहां पे अगर आपका हिस्ट्री के ऊपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत है, दैट कैन बी आस्क्ड. Not only this, अगर आप any question is being asked and you are giving it historical perspective also, अगर आप उसका historical perspective भी दोगे, तो there will every chance that you will be in a position to have a basis of that particular answer. तो वहाँ पे आपको काफी अच्छा benefit वो मिलने वाला है. तो ये आपको पूरा is the history as an optional, that is fine. Second thing, there is one thing that is very common among various students, कि इसका syllabus बहुत wide है. This is a misconception that is their syllabus is wide. दो तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऑप्शनल चूज करने के कि क्या उसका सिलेबस, फॉर एग्जाम्पल, क्या उसमें स्कोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एंड क्या सिलेबस उसका ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा. Both these things are there, for example, in the context of history as an optional. The student who says history as an optional is very wide. तो हिस्ट्री तो आप वैसे भी जीएस में पढ़ोगे ही पढ़ोगे. There is no way कि आप हिस्ट्री आप नहीं पढ़ोगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आप पहले हुआ तो यहीं पे बहुत ज्यादा ओवरलैप है. सेकंड एस्पेक्ट, इट इज नॉट दैट सिलेबस इज वेरी हाई, बट व्हाट द रियलिटी इज द सिलेबस इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. उसको लगता है जब डिटेल में बताया है तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है. एक सिंपल सी बात है, दे कुड हैव इजीली रिटन द मौर्यन एम्पायर, फॉर एग्जांपल, हम आज डिस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे, और फॉर एग्जांपल द टर्क्स, और फॉर एग्जांपल द मुगल्स एक्सेट्रा. लेकिन नहीं, उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है कि इसके अंदर अंदर आपको कहाँ पे फोकस करना है. Therefore the syllabus, ऐसा नहीं कि सिलेबस बहुत वाइड है, द सिलेबस इज एक्सप्लेन्ड इन डिटेल. अगर डिटेल में एक्सप्लेन किया, वहां पे चांसेस आर वेरी गुड कि वहां पे इजिली आप अच्छे तरीके से टॉपिक सब टॉपिक वाइज वो कवर कर सकते हैं. दैट इज इट. नॉट ओनली दिस, हिस्ट्री का एक और ज्यादा बेनिफिट है. द बेनिफिट इज मैपिंग एस्पेक्ट. मैपिंग शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग. और अगर आपकी मैपिंग सही तरीके से हो रही है, थिंग्स आर वेरी विद इन द कंट्रोल, वेरी मच विद इन द कंट्रोल, एंड वी एश्योर यू कि जो भी पॉइंट्स दैट आर कमिंग इन द मैपिंग, आप ऐसा नहीं कि एक भी कम,
all the points that are there, that are, for example, all points that are basically being asked, you will be able to. 20 में से 20 आप वो कर पाओगे, एंड दैट इज डेफिनेटली अवर प्रॉमिस कि डेफिनेटली वो आपका हो जाएगा. जैसे जैसे हम हिस्ट्री ऑप्शनल को लेके चलेंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे. अब ये पॉइंट्स कैसे हैं? इट वुड बी मैपिंग वुड बी कवर्ड इन 2 डिफरेंट एस्पेक्ट. पहला, while we are doing the classes, there will be various sites that would be coming. आप साइट से comparatively वो कर सकते हो. Secondly, there would be separate approximately 12 plus classes will be there. That would only be for mapping. For example, और mapping में भी recent times में आपने changes देखा हुआ कि majority of the sites they are basically coming from only from the ancient era. Ancient era से ही sites आ रही है, पहली बात. Second thing, not only thing that पहले क्या पूछते थे कि बुर्ज़होम कहाँ पे है, या कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टेम्पल कहाँ पे है एक्सेट्रा, टेम्पल का नाम दे दिया. अब है दे विल आस्क यू फॉर एग्जाम्पल अ नियोलिथिक साइट एंड गिव अ पॉइंट. तो वहां पे आपको चाहे इस तरीके से पूछे, बट चाहे अब रिसेंटली इस तरीके से पूछने लग गया है. दे वी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. और अब जितने भी पॉइंट्स है वो ऑटोमेटिकली एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व इन दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ओनली. तो यहाँ पे कैसे भी पूछा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम कैसे कवर करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इन क्लासेस अलग से जो मैपिंग की क्लासेस है, हमने टेम्पल का कर दिया, पूरे के पूरे टेम्पल की साइट्स मार्क कर दी. हमने स्टूपास का कर दिया, हमने फॉर एग्जांपल नियोलिथिक साइट्स कर दी, हमने फॉर एग्जांपल हड़प्पन साइट्स कर दी, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक्सेट्रा, कैलकोलिथिक साइट्स कर दी एक्सेट्रा. तो वी वुड बी कवरिंग दिस इन अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, ताकि अलग से ही जो आपको क्लासेस करवा रहे हैं ऑप्शनल की, वहां तो होगा ही होगा, प्लस सेपरेट क्लासेस फॉर मैपिंग विल आल्सो बी कवर्ड. बिकॉज अगर आपके मैपिंग में पूरे के पूरे स्कोर आ गए, इट इज वन एस्पेक्ट जहां पे आपको डेफिनेटली एज मिलेगा ओवर द अदर्स. तो इस तरीके से आपका चलेगा. इतना क्लियर है जो भी स्टार्टिंग बता रहे हैं आपको फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो. Nikita, Anmol, Upasana, Shweta, others, is it clear to everyone? Fine. Next thing. Not only this, what it is also important that how the classes will be going. On the one hand, the classes will be there, but the major focus will basically be on the answer writing aspect. Answer writing aspect will be very important part. History जब optional करते हैं, ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ऑन एन एवरेज इफ 5 days per week are there, the questions will be given either for 4 days or 5 days. क्योंकि एक ऐसा टॉपिक अगर लंबा है तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एवरी डे द क्वेश्चन विल बी गिवन एंड यू हैव टू राइट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो उसके और मॉडल आंसर भी उसका डिस्कस किया जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग दैट वुड बी देयर. उसके बाद जब एक पर्टिकुलर सेक्शन कवर हो जाएगा, then again there would be a sectional test also. Then जब पेपर कवर हो जाएगा, there would be a comprehensive test also. इस तरीके से चलेगा. आंसर राइटिंग विल बी अ डेली, देन सेक्शनल टेस्ट, देन कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट. अलॉन्ग विद दैट जो भी हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एनी पर्टिकुलर टॉपिक इज बीइंग कवर्ड. फॉर एग्जांपल वी इन द नेक्स्ट क्लास वी वुड बी स्टार्टिंग विद द स्टोन एज. या सेकेंडली जब स्टोन एज के रिलेटेड एनी क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल द प्रीवियस क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, दैट क्वेश्चन विल आल्सो बी सॉल्व्ड विद इन द क्लास इटसेल्फ. उसकी प्रॉपर डिस्कशन होगी. आप भी लिखना चाहो उस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल लिख के दिखा सकते हो, तो वहां पे कंपैरेटिवली एडवांटेज होगी. तो यूपीएससी में ऑप्शनल में खास करके देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग डन. अगर क्वेश्चन रिपीट हो रही हैं हिस्ट्री में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, वो आपका सिलेबस पूरे का पूरा बताया ही गया है, द क्वेश्चंस आर रिपीटिंग, और अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही आ जाएगा तो और भी ज्यादा बेनिफिट रहेगा. Therefore, in this way, answer writing is a very, very important aspect that has to be covered. Fourth, a very, very important, and that every student should be knowing. There are various books. Students were asking before also, earlier also, कि books कौन सी पढ़नी है. There are NCERTs that are there. For example, books for ancient history, medieval history, modern history, or for example for the world history. Everything is basically being covered. अगर ancient for example उपेंद्र सिंह आ गई, that book is there. रोमिला थापर आ गई, इग्नू का मटेरियल आ गया.
RS शर्मा आ गई, DN झा आ गई, देन द वंडर दैट वाज इंडिया AL बैशम आ गया, एक्सेट्रा मल्टीपल अदर थिंग्स आर देयर। लेकिन अगर आप इतनी किताबें एक एक के लिए पढ़ोगे तो काम कैसे चलेगा? दैट इज अ प्रॉब्लम। देन मेडिवल हिस्ट्री फॉर एग्जांपल विपिन चंद्रा आ गई, सतीश चंद्रा सॉरी, इसके 2 पार्ट्स हैं। देन JL मेहता आ गई, इसके भी 3 पार्ट्स हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, दैट आर देयर। नॉट ओनली दिस बट मल्टीपल अदर इग्नू का मटेरियल आ गया। देन AL रिजवी की बुक आ गई, द वंडर दैट वाज इंडिया। इसी तरीके से मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मल्टीपल बुक्स आर देयर। लेकिन आपका काम ये नहीं कि आप पूरी की पूरी किताबें ये पढ़ोगे वो पढ़ोगे। कुछ भी हम टॉपिक करा रहे हैं, जिस तरीके से GS में आपको पता ही है, जिस तरीके से GS में फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज वी आर कवरिंग एंड दे आर देयर, आपको कंप्लीट फोकस शुड बेसिकली बी ऑन द नोट्स इट्सेल्फ। आप नोट्स है, अगर आपके पास बुक्स है, आप बुक्स में रेफर करके देखिए, वॉट एवर इज गिवन इन द बुक्स, 3-4 किताबों को इकट्ठा करिए, वॉट एवर इज गिवन इन द बुक्स विल डेफिनेटली बी गिवन इन द नोट्स ऑल्सो। तो या तो आप मल्टीपल बुक्स पढ़ सकते हैं, या उससे अच्छा एक ही जगह पे नोट्स पढ़ लो एंड नोट्स का मल्टीपल रिवीजन कर लो। दैट इज फॉर एग्जांपल द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अनुश्री, ऐसा ठीक रहेगा? इंस्टेड ऑफ रीडिंग मल्टीपल बुक्स, अगर नोट्स में ही सब कुछ ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। सेकंड थिंग, नॉर्मली वॉट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट, द नोट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट ऑल्सो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? दे आर सुपरफिशियल ओनली, ऊपर ऊपर से है, कुछ क्वेश्चन तो हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं हो सकते। वॉट एवर इज गिवन इन द बुक्स विल डेफिनेटली बी गिवन इन द नोट्स ऑल्सो। इट विल बी अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दैट आर देयर। और ऑप्शनल में वी अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली, अगर आपके 320 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली आ रहे हैं, डेफिनेट चांस कि अब से डबल डिजिट में आपका रैंक आएगा। GS कॉम्प्रिहेंसिवली चली रहा है, अगर आपका यहाँ पे ऑप्शनल्स में स्कोर आ गया अच्छा, एवरी चांसेस दैट यू वुड बी गेटिंग। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, यू वांट टू आस्क एनीथिंग as of online students also? Okay. Second thing, now I always say, जिस एग्जाम की इतनी आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, यू शुड ऑलवेज हैव सिलेबस विद यू, आपके पास सिलेबस हमेशा होना चाहिए। एंड जैसे जैसे क्लासेस चल रही हैं, उस सिलेबस को आप टेक करते जाना। हम भी आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे, सो दैट यू शुड ऑल्सो बी नोइंग कि आपका पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो रहा है। दैट इज द ओनली वे टू नो कि सिलेबस कवर हो रहा है। आप अपने पास सिलेबस रखिए, ऑफलाइन स्टूडेंट्स को हम सिलेबस प्रोवाइड कर देंगे, ऑनलाइन वाले को सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे जैसे आपका सिलेबस का पार्ट है, आप वहाँ पे टिक लगाते जाइए कि हाँ आपका ये टॉपिक्स कवर हो गए और कौन कौन से टॉपिक रहते हैं। ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाली है और ना ही हमें कन्फ्यूजन होने वाली है कि यार ये सिलेबस पार्ट रह गया, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। एंड जैसे आप पिछले साल वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखोगे, पर सॉल्व उसी में से करना द टॉपिक विच हैज बीन कवर्ड इन क्लास। जो टॉपिक जैसे जैसे कवर करवाते जाएंगे, आप वैसे वैसे वहां से फॉर एग्जांपल सॉल्व करते। जस्ट हैव अ लुक एट द सिलेबस दैट हैज बीन देयर। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, फॉर एग्जांपल देयर आर वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज दैट आर। हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या है? हिस्ट्री देखो मल्टीपल सोर्सेज से, आर्कियोलॉजी से हो सकता है, न्यूमिस्मेटिक्स या क्वाइंट से हो सकता है, एपिग्राफिक से हो सकता है, लिटरेरी सोर्सेज कैन बी देयर, मल्टीपल अदर सोर्सेज कैन बी देयर। कोई एक्सप्लोरेशन हुई है, एक्सकवेशन हुई है, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, मॉन्यूमेंट्स हैं। देयर सम लिटरेरी सोर्सेज हैं, कुछ हमारे अपने लोगों ने लिखा हुआ है, कुछ बाहर से चलकर आ रहे थे उन्होंने लिखा हुआ है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोइट्रीज आर देयर। प्राइमरी पोइट्री का मतलब, या कुछ भी लिटरेचर का मतलब होता है जो फॉर एग्जाम्पल समकालीन है, जो कंटेम्प्रेरी है, जो जब राजा है उसी टाइम पे लिखा जा रहा है। और सेकेंडरी सोर्सेज का मतलब होता है बाद में जो राज्य के बारे में लिखा गया है, दैट कैन बी देयर। जैसे अर्थशास्त्र हो गया, प्राइमरी सोर्स वगैरह कुछ भी। साइंटिफिक लिटरेचर हो गया, कोई भी और लिटरेचर है। रीजनल लैंग्वेजेस में लिटरेचर डेवलप हुआ, रिलीजियस लिटरेचर हुआ। रीजनल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल, जब भी ये डेवलप कब होगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन दीज थिंग्स वुड बी डेवलप्ड। फॉर एग्जांपल, इफ एनी बिग डायनेस्टी इज there is a downfall of that particular dynasty is taking place, there will be certain literate people who would be living in that particular court also.
when the dynasty would be declining, they would be moving to other areas and start writing literature in those particular languages. For example, यहाँ पे कोई पंजाब में चला गया, पंजाबी में लिखा, सिंध में चला गया, सिंधी में, गुजरात में चला गया, गुजराती में, अलग अलग लिटरेचर धीरे धीरे आएगा. उसी तरीके से there are different religions that are there in the country. Sufism there, for example, Hinduism is there, Brahmanical literature will be there, Sikhism would be there, multiple religions are there. तो उन रिलीजन के बारे में आपका लिटरेचर आपको वो भी पता होना चाहिए. Certain people who came from outside, Greeks, Chinese, Arab writers, तो इनके बारे में भी हम करेंगे. इनको करने का तरीका क्या है कि जैसे जैसे हम क्लासेस करते जाएंगे ऑटोमेटिकली दीज थिंग्स वुड बी कवर्ड, और उसके बाद में दोबारा आपको कराया जाएगा. वी विल नॉट बी स्टार्टिंग द सिलेबस की आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मेरे कंटेक्स्ट में जब तक आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, सिलेबस नहीं पता होगा, आपके ऊपर से निकलता जाएगा. तो ये जैसे जैसे कुछ भी हम पढ़ाते जाएंगे, जब फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, लेटर ऑन डेवलपमेंट हो गई, गुप्ताज हो गया, मौर्याज हो गया, तो वहाँ पे भी तो साइंटिफिक लिटरेचर होगा, तो वो थोड़ा बहुत वहाँ पे कराएंगे. बाद में जब सिलेबस एंड तक आएगा एंड एशियन मेडिवल हिस्ट्री आएगा, तब दोबारा से इस टॉपिक को करवाया जाएगा ताकि एक जगह पे आपके पास इकट्ठा भी आ जाए. प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री के बारे में, फॉर एग्जांपल जोग्राफिकल फैक्टर्स दैट वर देयर, कि इंडिया का इस तरीके से क्यों डेवलपमेंट हुई. हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज, पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, बाद में न्यूलिथिक एज, कैलकुलिथिक एज, ऑल दीज थिंग्स वुड बी कवर्ड. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में विल बी द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी वुड बी टेकिंग अप. रीजन, डेट, एक्सटेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिक्लाइन कैसा है, सर्वाइवल कैसा हुआ, सिग्निफिकेंस क्या था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर दैट इज देयर. मेगालिथिक कल्चर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेस्टोरल एंड फार्मिंग कम्युनिटीज आउटसाइड द इंडस, जो वहाँ बिग बोल्डर से हमें कैरेक्टराइज किया जा रहा है. मल्टीपल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस. देन आर्यन वे ऑफ लाइफ, यहाँ पे स्टोन एज से क्वेश्चन डेफिनेटली आने के चांसेस होते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, और फॉर एग्जांपल वैदिक एज से यहाँ पे क्वेश्चन आने के चांसेस है. एक बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, जैसे 8 क्वेश्चन है तो करने तो लिमिटेड ही होते हैं, फिर आप एंशिएंट हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे, मेडिवल हिस्ट्री का बोझ कंपैरेटिवली आपके ऊपर कम रह जाएगा. देन फ्रॉम दिस जन टू जनपद एंड लेटर टू महाजनपद, किस तरीके से धीरे धीरे हम महाजनपद तक इवॉल्व हुए और कैसे स्टेट बनी, रिपब्लिक्स एंड मोनार्कीज क्या था, अर्बन सेंटर्स, ट्रेड रूट, इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होने लगी. देन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाया जाएगा, उनका इन्फ्लुएंस क्या था, ब्राह्मणिकल के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था, दैट वुड बी कवर्ड. देन मगध एंड नंद, मगध डायनेस्टी का एम्पायर का इमर्ज होने का क्या हुआ था, मौर्य एम्पायर कैसे इमर्ज हो गया, ऑल दीज थिंग्स दैट आर देयर. फाउंडेशन वैल्यूज, अशोक, चंद्रगुप्ता एंड फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र, कंसेप्ट ऑफ धर्म या दम एडिक्ट्स यहाँ पे आने के चांसेस है. और धर्म या दम को कॉम्पेरेटिवली पेपर 4 में भी पूछा जा सकता है कि इस दम का आज के कंटेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है. देन इकोनॉमी, पॉलिटी, एडिक्ट्स, एवरीथिंग दिस वुड बी कवर्ड. सिलेबस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड हम करेंगे. पोस्ट मॉडर्न के टाइम पे इंडो ग्रीक्स है, शक्स है, कुशानाज है, जैसे कि बड़ा एम्पायर डिक्लाइन होगा मौर्यस का, फिर ये आ जाएंगे. एंड देन कंटेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, यहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाइनेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करवाया जाएगा. एंड देन डिफरेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर विल बी कमिंग अप. देन अर्ली स्टेट्स एंड सोसाइटी इन द ईस्टर्न इंडिया, डेक्कन एंड सदर्न पार्ट, जो वहाँ पे डिक्लाइन होने के बाद नॉर्थ इंडिया में तो दीज पीपल दे केम, और साउथ इंडिया में डेक्कन पार्ट में इट वाज खारवेल, सतवाहनाज एंड संगम डायनेस्टी जो स्टार्ट होगी उसके बारे में आपको करवाया जाएगा. देन गुप्ताज, फिर दोबारा से एक यूनिफिकेशन, नदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में यूनिफिकेशन आएगा, उसके बारे में हम कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे. एंड जैसे गुप्ताज का एम्पायर का डिक्लाइन होगा, इंडियन फ्यूडलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या गुप्ता क्वाइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इंडियन फ्यूडलिज्म और कास्ट सिस्टम, पोजीशन ऑफ विमेन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वल्लभी यूनिवर्सिटी, यहाँ से क्वेश्चन आजकल के कंटेक्स्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन में भी आने के चांसेस हो सकते हैं. देन रीजनल स्टेट्स एंड द गुप्ता एम्पायर का, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर तो छोटे छोटे अलग अलग टाइम पे स्टेट्स वहाँ पे इमर्ज हुई. ट्रेड गिल्ड्स बिकम्स इंपॉर्टेंट, वैष्णव एंड शैव सेंट्स दैट वर देयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तमिल भक्ति मूवमेंट या शंकराचार्य के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से पूछा जा सकता है. पाला, सेनाज, राष्ट्रकूटाज एंड देन अदर थिंग्स दैट आर देयर. देन थीम्स ऑफ अर्ली इंडियन कल्चर ऑल्सो, वहाँ पे थीम्स है, यहाँ पे थीम बेस आपको करवाया जाएगा बेसिकली कि पूरे का पूरा रीजन उस टाइम के ऊपर कैसे डेवलपमेंट हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो गया, लैंग्वेजेस का हो गया, फिलोसफी का हो गया, साइंसेस का, मैथमेटिक्स का, ऑल दीज थिंग्स विल बेसिकली बी कवर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. देन अर्ली मेडिवल इंडिया के टाइम के ऊपर कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई नॉर्थ इंडिया में, पेनिनसुलर पार्ट में,
राइज ऑफ द राजपूत के बारे में कैसा, राजपूत के बारे में आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अ वेरी गुड क्वेश्चन कैन बी देयर, वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्यूडलिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड विमेन की कंडीशन। फिलोसफिकल ट्रेंड्स दैट आर देयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलोसफिकल ट्रेंड्स वहाँ पे कंपेरेटिव देखने को मिला, शंकराचार्य, वेदांता, रामानुजा, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैतवाद, द थिंग्स दैट वुड बी कमिंग अप। रिलीजन के कंटेक्स्ट में भक्ति मूवमेंट एक्सेट्रा द थिंग्स आर देयर। लिटरेचर कैसे डेवलप हुआ, आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा चला, देन दिल्ली सल्तनत वहाँ वहाँ कैसे कैसे आया। दिस दिल्ली सल्तनत के बारे में गुरिद इन्वेजन हुआ, गुरिन इन्वेजन हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑल दिस डेवलपमेंट दैट वर टेकिंग प्लेस, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, इन कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर। और इसके साथ चलते हुए फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, अर्ली टर्किश एम्पायर किस तरीके से अपने आप को कंसोलिडेट किया। इल्तुतमिश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कैसे अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया, इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, बर्बर ने रोल प्ले किया। फिर उसके बाद खिलजी रेवोल्यूशन, कैसे कैसे अपने आप को एक्सपेंड किया एंड दे कॉन्कर डिफरेंट टेरिटरीज, इसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव है। देन मोहम्मद बिन तुगलक एंड हिज प्रोजेक्ट्स दैट आर देयर। फिरोज शाह तुगलक का एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में किया जाएगा। फिर डिक्लाइन कैसे हुआ 13-14 सेंचुरी के टाइम के ऊपर, कल्चर है, अदर थिंग्स आर देयर, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में अलग अलग रीजनल स्टेट्स में कैसे हुआ। मुगल एम्पायर के बारे में हम करेंगे 15-16 सेंचुरी में, डिफरेंट किंग्स, फॉर एग्जांपल अकबर के टाइम के ऊपर क्या हुआ, जहांगीर के टाइम के ऊपर कल्चर कैसा मुगल्स का डेवलप हुआ, इमर्ज हुआ। 18 सेंचुरी में कैसा हुआ, मुगल का डिक्लाइन कैसे हुआ, एंड देन हाउ द रीजनल स्टेट्स केम अप, रीजनल स्टेट के चलते हुए मराठास कैसे अपनी पावर में आई, देयर फिस्कल एंड फाइनेंशियल सिस्टम दैट वाज देयर, बैटल ऑफ पानीपत है। तो ये पेपर 1 में यहाँ तक कंपेरेटिवली आपका जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, कॉन्क्वेस्ट वाला फेज वहाँ पे शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 2-3 तरीके हैं इसको करने के, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। वन इज वी कैन डू इट एज अ क्वेश्चन वाइज, कि हर टॉपिक का क्वेश्चन कर लें। सेकेंड थिंग, इसको करने का तरीका बेसिकली एज अ टॉपिक वाइज, कि हम टॉपिक कर लेंगे, उस टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे और फिर उसके ऊपर फॉर एग्जांपल डिस्कशन। यहाँ पे इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, बेसिकली इन द रिगार्ड की अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको टॉपिक वाइज पूरे का पूरा करवा दिया जाए, उसके बाद कहीं से भी पूछ लो, आई थिंक दैट वुड बी कंपेरेटिवली फाइन। ऑनलाइन वालों को भी यही ज़्यादा ठीक रहेगा, दैट वी आर कवरिंग द टॉपिक्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली, इट शुड नॉट बेसिकली भी आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करवा दिया जाए। आई थिंक दिस वुड बी फाइन फॉर ऑनलाइन ऑल्सो। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? द नेक्स्ट थिंग दैट इज दैट पेपर 2 में हमारा क्या क्या क्वेश्चन हम कवर करेंगे। यूरोपियन पेनिट्रेशन इनटू इंडिया, हाउ डिफरेंट कंपनीज दे केम टू इंडिया एंड दे वर एबल टू हैव अ सुपरमेसी द थिंग्स, अपने आप को एक्सपेंड कैसे किया बंगाल में, अदर एरियाज में, बक्सर, मराठास, एंग्लो मराठा वॉर्स दैट टुक प्लेस, अर्ली स्ट्रक्चर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड, डिफरेंट एक्ट्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड, रेगुलेटिंग एक्ट्स, इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इनके बारे में करवाया जाएगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, अलग अलग लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स क्या थे, हाउएवर लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज एस्टैब्लिश्ड और उसको खराब कैसे किया इन्होंने, एग्रीकल्चर कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ, ट्रेडिशनल डिसलोकेशन, ट्रेड एंड कमर्स कैसे डिसलोकेट हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोड्स, अदर थिंग्स दैट वर डेवलप्ड, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट के बारे में वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स विल बी अनदर टॉपिक दैट वुड बी अंडरटेकन कवर्ड बाय अस। अलग अलग रिफॉर्म्स है अलग अलग सोसाइटीज़ में, हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, पारसी सोसाइटी, अदर सोसाइटीज़। इंडियन ने रिस्पॉन्ड क्या किया, जैसे पीजेंट मूवमेंट हुई, देन रिवोल्ट ऑफ 1857 आएगा, ग्रेट रिवोल्ट आएगा, उसके बारे में। इन हाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड विच फाइनल लेड टू द कल्मिनेशन और द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के बारे में थ्योरी, द सेफ्टी वाला थ्योरी है, और कोई एनी अदर थ्योरी दैट हैज बीन गिवन दैट विल आल्सो बी कवर्ड बाय अस। phases of the Congress, moderate, extremist, all these phases which would be coming, उसको हम कवर करेंगे। The role that was played by गांधी, गांधी के अंदर जितने भी नेशनल मूवमेंट्स चलाई गई हैं, that would be covered comprehensively।
सक्सेस क्या है, फेलियर क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस 1858 टू 35 तक, वहाँ पे कुछ और तरीके से, लोकल तरीके से अपने आप को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी गई नेशनल मूवमेंट में, उसके बारे में आपको करवाया जाएगा। पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म कैसा हुआ, मुस्लिम लीग बनी, हिंदू महासभा का क्या था, कैसे हम कॉमनलिज्म की तरफ मूव हुए, और कैसे पार्टीशन को रोकने में कामयाब नहीं हो पाती, जो पार्टीशन होना ही पड़ा। बाद में पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, कैसे एम्पायर अपने नेशन को नेहरू ने कंसोलिडेट किया, और नेहरू की फॉरेन पॉलिसी, नेबर्स, लिंग्विस्टिक, ऑल दीज थिंग्स दैट आर कमिंग, सर्टन इश्यूज, कास्ट एंड एथनिसिटी इश्यूज। बेसिकली 1947 के बाद जो भी आज तक अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो ट्राइबल्स के हैं, चाहे बैकवर्ड के हैं, चाहे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, चाहे दलित का, इनके बारे में एक ओवरव्यू आपको दिया जाएगा। मॉडर्न देन वर्ल्ड हिस्ट्री पे मूव करते हैं। एनलाइटनमेंट में कांट एंड रूसो है। एनलाइटनमेंट आइडियाज कैसे स्प्रेड हुए कॉलोनीज में, सोशलिस्टिक आइडियाज अप टू मार्क्स। देन ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिक्स, किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री में, अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ऑल दीज थिंग्स वर देयर। नहीं, दैट वुड बी कवर्ड निकिता विद इन द क्लास इटसेल्फ। जो हम टीचर पढ़ाएंगे, इग्नू का मटेरियल एंड अदर मटेरियल ऑल्सो, दैट विल बी कवर्ड देयर। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में हुआ, कैसे कैसे दूसरी जगह पे स्प्रेड हुआ, नेशन स्टेट सिस्टम कैसे मर्ज हुआ, जर्मनी कैसे यूनिफाई हुआ, इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, एम्पेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म के कंटेक्स्ट में रेवोल्यूशन हुआ, फिर काउंटर रेवोल्यूशन भी कैसे हुए, दैट विल बी चाइनीज रेवोल्यूशन, फासिस्ट काउंटर, एंड वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दैट टुक प्लेस, कैसे कैसे कॉलोनीज अलग अलग टाइम पे लिबरेट होती गई, इनके बारे में करना पड़ेगा। डीकॉलोनाइजेशन, और फिर भी अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। यूरोप कैसे यूनिफाई हो गया, पहले डिवाइड हो गया, फिर अब यूनिफिकेशन की तरफ कैसे मूव कर रहा है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, दैट वाज इट। तो यहाँ तक आपका पूरे का पूरा वो सिलेबस है। तो इसको 1 बाय 1 टॉपिक वाइज आपको करना है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आफ्टर दैट आई वुड बी कमिंग टू डिफरेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट। पहले बात तो क्लासेस हैज टू बी रेगुलर, आपको मिस नहीं करना है। सेकेंड थिंग इज नोट्स हैज टू बी इन अ वेरी अरेंज्ड फॉर्मेट, एंड नोट्स के साथ चलते हुए ही द आंसर राइटिंग दैट हैज बीन देयर, दैट हैज टू बी डन डेली। ये नहीं आपने मिस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, दैट विल बी लीडिंग टू अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज हम टॉपिक करवा रहे हैं, टॉपिक आगे निकल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी है, जैसे स्टोन एज के ऊपर करवाएंगे, या उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में काफ़ी दिन चलेगा। देन वैदिक एज के बारे में, वैदिक पीरियड के बारे में काफ़ी दिन क्लासेस चलेंगी, एंड अदर थिंग दैट वुड बी कमिंग अप। आप स्टोन एज के टाइम के ऊपर ही स्टोन एज का क्वेश्चन लिखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन लिखिए। फर्स्टली देयर विल बी ए क्वेश्चन दैट विल बी गिवन इन क्लास, इसको आपने पूरा लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन दैट वुड बी देयर इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट। आप लिखोगे और उसको कंपैरेटिवली इवैल्यूएट करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने लिखना कैसे है, हमारा फोकस अप्रॉक्सीमेटली 2011 के बाद वाले क्वेश्चन पे रहेगा, और खास करके 2015 से लेके अभी 2020, और फिर तब तक 21 वाला पेपर भी आ जाएगा, और फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। नाउ 2015 से खास करके आपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिखना है, कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन। देन द बॉडी पार्ट हैड बेसिकली टू बी इन अ पॉइंटर फॉर्मेट, अगर आपके पास कम टाइम है। देन a proper conclusion has to be there. Conclusion भी आपका प्रॉपर ही रहेगा। तो ये इस तरीके से आपने क्वेश्चन लिखा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंट्रोडक्शन चलो कोई बात नहीं मैं लिख लूंगा, कंक्लूजन नहीं लिख रहे। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपरली इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रॉपरली कंक्लूजन लिखना है, एंड देन बॉडी पार्ट को आप पूरा लिखना चाहो पूरा, नहीं तो पॉइंटर फॉर्मेट भी लिख सकते हो। देन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कुछ क्लासेस आने लगेंगी, हम आपको डायग्राम्स बनाना भी सिखाएंगे। हाउ डायग्राम्स विल बी ड्रॉन फॉर एग्जांपल इन एन हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी है, आपने सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ द टाइम लिख देंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिलीजियस करके ऐसा हो जाएगा। फिर उसको आगे एक्सप्लेन कैसे करना है, कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा भी बताया जाएगा
कि दिस इज अ कंप्लीट पेज इन विच यू आर राइटिंग। तो कंप्लीट पेज में एक छोटा सा आप ऐसे कर लेंगे, वहाँ पे 3-4 लाइन लिख देंगे, फिर यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन होंगे। कहीं ना कहीं पे आपको फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर फॉर्मेट बताना सिखाया जाएगा, यार यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं, यहाँ पे कर लो। कहीं ना कहीं पे जब आपको रेक्टेंगुलर या कुछ भी ऐसा कुछ भी करेंगे, एक पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे निकला, अगर जगह परमिट करेगी तो आप यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखोगे, देन सेकंड पॉइंट 1 2 3 इसके बारे में, देन थर्ड पॉइंट इसके बारे में 1 2 3, देन फोर्थ पॉइंट इसके बारे में 1 2 3, ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट। दिस एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द क्लासरूम प्रोग्राम। पहली बात आपको ये नहीं है कि पहले दिन ये सब चीज आ जाएगी, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 से 20 डेज में जैसी आपकी क्लासेस चलेंगी, 15 to 20 क्लासेस में आपको ये वाला सिस्टम समझ आ जाना चाहिए, एंड देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग। इसका लिखने का मतलब ये हो कि आपका कम समय में कम जगह लेके आप ज़्यादा अपनी नॉलेज प्रेजेंट कर रहे हो। जो चीज़ यहाँ पे लिख दी यहाँ पे लिख दी, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करना। मीन्स वी आर ट्राइंग टू सेव अवर टाइम, वी हैव अ बेटर नॉलेज। हम उसको पैराग्राफ में लिख के अपनी जगह खराब नहीं करना चाह रहे, हम अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स वुड बी डन ऑल्सो। जहाँ पे जरूरत पड़ेगी आप फॉर एग्जाम्पल मैप भी ड्रॉ कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड विद इन द क्लास। What are the different sort of questions that are coming in the UPSC paper? कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल अब आ रहे हैं? जैसे आई वॉज टेलिंग इट टू यू कि पहले क्या होता था, दे यूज टू आस्क कि फॉर एग्जाम्पल जैसे वुड्स होम कहाँ पे है, वो बताएं। आप पूछेंगे कि ये पॉइंट मार्क कर दिया है जी यहाँ पे, ये बताओ कि नियोलिथिक साइट है, ये कौन सी साइट है? दिस विल बी आस्क्ड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। जैसे नियोलिथिक साइट हो गया, पैलेलिथिक फैक्ट्री साइट हो गया, अर्ली मैच्योर हड़प्पन कैलकोलिथिक साइट आर थिंग्स। तो ये 20 पॉइंट्स आते हैं आपके, these 20 points that are there that you have to write at this particular point of time। और यहाँ पे every chance is there that 20 में से 20 आपके फॉर जो भी रिक्वायर्ड है वो पूरे का पूरा हो जाएगा। If you are able to do this at a particular point of time, identify करना पड़ेगा and write a short note about 30 words of each of this following that has been given। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे आप सॉल्व करने की तादाद में आ जाओगे if you are attending all the classes in a very very comprehensive format। मैपिंग की क्लास प्लस जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे आपको एज मिलेगा दूसरों से। इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल दीज साइट्स, तो वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं कि आपको हाईएस्ट नंबर कट जाएंगे। अगर आपने 30 वर्ड्स लिखी हैं और पॉइंट मार्क किया हुआ है तो फैक्ट है, या तो आता है या नहीं आता। अगर आता तो उसको पूरे नंबर देने ही पड़ेंगे। ये हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल का एक बेनिफिट है। देन अब क्वेश्चन आते कैसे हैं? पहले क्या होता था कि एक ही 50 मार्कर या 30 मार्कर 20 मार्कर आ जाता था, लेकिन नाउ द ट्रेंड हैव चेंज इन द रिगार्ड कि फॉर एग्जांपल सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड सी, इसमें से 20 नंबर का और 15-15 नंबर का। इसी तरीके से ऐसा नहीं कि यहाँ पे हर ऑप्शनल में पेपर आ रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, हर जगह पे ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे इसके एक मैटर तो पक्का हो गया दैट द सिलेबस हैज टू बी कंप्लीट। कंप्लीट सिलेबस करोगे तभी काम चलेगा। और ये हर ऑप्शनल के लिए प्रॉब्लम है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, आपको 2 पॉइंट आते होंगे, तीसरा नहीं आता होगा, ये 2 आती है, ये नहीं आ रहा, तो वहां पे अब यूपीएससी ने वो चांस कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल, कंपैरेटिवली कम कर दिया है कि आप आधा सिलेबस करके चले जो आधा से कम। जैसे द पुरानास वर इनोवेटिव जनर ऑफ लिटरेचर to popularize and revise the Vedic religion, elaborate with example, Vedic age में से for example आ गया, पुरानास के टाइम पे से आ गया। Discuss the factor that played an important during the process of urbanization during the later Vedic period, ये आ गया। Throw light on the nature of religion and classification of the gods that are mentioned in the Rig Veda। तो आपको पूरे का पूरा ये वैदिक और लेटर वैदिक, अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक में से ये निकल के आ गया क्वेश्चन। देन पोस्ट मौर्य से evaluate the significance of the critical features of post modern period, what are the main sources of it, कौन कौन से sources के बारे में से आपको ये क्वेश्चन बनता है। Alexander, the number of scholars considered Alexander as the great, although the log impact of Alexander invasion on India's need to be re-evaluated। कैसे ना उसका क्या impact भी था या कोई impact नहीं था ज़्यादा। Then तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन विल बी discuss the salient feature of the cultural tradition of South India, और यहाँ पे संगमेर पे। तो यहाँ पे क्या है,
पोस्ट मौर्यस के टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया, और आपके पास फॉर एग्जांपल संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे टोटली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, इससे चलते हुए आपको ये पूरे का पूरा सिलेबस करना पड़ रहा है कि आपको करोगे तभी होगा। देन संस्कृत लिटरेचर ऑफ द क्लासिकल गुप्ता, इट सेट एन एग्जांपल, आपको गुप्तास के टाइम के ऊपर आ गया। सेट एन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर द अर्ली इंडिया, वैल्यूड द स्टेटमेंट विद रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स आल्सो, कि जिस तरीके का संस्कृत लिटरेचर ऑफ क्लासिकल गुप्ता एज सेट द स्टैंडर्ड की आने वाले समय में कैसे होगा, तो वहां के आपको गुप्ता पीरियड के बारे में क्लासिकल लिटरेचर कंपैरेटिवली पता होना चाहिए। सेकंड पार्ट विल बी ट्रेस द आइडेंटिटी ऑफ तांत्रिक फॉर्म दैट वाज देयर इन एंशिएंट इंडिया, तांत्रिक फॉर्म में एक और ज्यादा टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट से ये वाला क्वेश्चन हो गया। थर्ड पार्ट एवोल्यूशन डेवलपमेंट रीजनल टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया, पल्लवास के बारे में। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के ए बी सी एंड सी पार्ट है, तीनों अलग अलग एस्पेक्ट में से आए हुए हैं। Therefore it is important कि आपको पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाए, उसमें से जहां से हम ज्यादा कंफर्टेबल होंगे वो वी वुड बी राइटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वहां पे फायदा होगा। इन एवरी आंसर इट इज इंपॉर्टेंट, नहीं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी कोटिंग एन हिस्टोरियन, नॉट इट इज नीडेड टू कोट एन हिस्टोरियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज यहाँ पे पूरे का पूरा अलग अलग तरीके से आपको ये दिखाया जाएगा, सिलेबस कवर होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू। Critically evaluate the next part है, for example fifth question, the Muslim nobility during the period of Tughlaq period, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी के टाइम के ऊपर वहां पे करना पड़ेगा। देन सेकंड क्वेश्चन इज फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट विच गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द विजयनगर किंगडम, एक टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट, तुगलक हो गया, दूसरा विजयनगर के बारे में होगा। थर्ड, हाउ डिड द इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट अर्बनाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 1340 सेंचुरी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, पूरे का पूरा टोटल डिफरेंट एस्पेक्ट। फोर्थ कंपल्सरी क्वेश्चन आ गया, ये तो चलो कंपल्सरी वाले आ गए। इम्पैक्ट, एम एंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द संस्कृत लिटरेचर स्क्रिप्चर्स दैट वर देयर। फिफ्थ इज फॉर एग्जांपल एग्जामिन द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी विद रेफरेंस टू द शिव भारत एंड सभासद बकर, जिन्होंने लिटरेचर उनके बारे में लिखा है। तो ये फिर कंपल्सरी क्वेश्चन है, पांचों के पांचों आपको अटेंड करने पे। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन जो शुरू हो जाता है। असेस द कॉजेज ऑफ द डिफीट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट अगेंस्ट द टर्किश एम्पायर, अर्ली इन्वेजन ऑफ टर्किश जो एम्पायर का हुआ था, इनके बारे में देखना पड़ेगा। सेकेंड, Amukta Malyada dwells with on the relationship between the fourth, the Brahmins, and dispersed the tribal groups that are there, all different है। And third is basically the Alauddin Khilji, agrarian reform that are there। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर आपके पास पूरे के पूरे पेपर में कुछ कहाँ से उठा के, कुछ कहाँ से उठा के, कुछ कहाँ से उठा के, एंड अब तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। इट इज इंपॉर्टेंट कि पूरे का पूरा ये आपको सिलेबस है। यहाँ पे हिस्ट्री आपको कैसे बेनिफिशियल रहता है, बिकॉज इट इज वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द सिलेबस इज गिवन। पूरे का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ से बेनिफिट हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये पूरे का पूरा बताया ही हुआ, वहां पे आपको कर सकते हो इजिली, इट कैन बी डन। देन डिस्क्राइबिंग विलेज पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ द मेडिवल डेक्कन वाला पार्ट है। न्यू क्राफ्ट प्रोडक्शन वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द टर्क्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसके बारे में है। मिशन ऑफ कबीर के बारे में टोटली डिफरेंट क्वेश्चन इज बीन कमिंग अप। तो वहां पे कंपैरेटिवली आपको अगर एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा पोर्शन लंबा है, अगर इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कर लेंगे तो देयरफॉर द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग इन एंशिएंट हिस्ट्री आर कंपैरेटिवली सिंपल, एंड वहां पे किया जा सकता है। ऐसे कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह टुवर्ड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में होगा, शेरशाह सूरी के बारे में हो गया। देन estimate the development of painting that took place during the time of the Mughals, वहाँ पे मुगल्स के टाइम की पेंटिंग के बारे में कैसे टेक्निक्स and other things that were used. Third, critically evaluate the 18th century India with reference to the culture and economy. Culture and economy के बारे में हो गया। तो all the syllabus will be covered. अगर पूरे का पूरा syllabus covered है, then only you will be in a position to do the things in a comprehensive form. I will show you paper 2 also, जो recent time में भी आया है। Maharaja Ranjit Singh died in 1839. His death was a signal for the outburst of anarchy all over Punjab. कि उसकी डेथ के बाद की anarchy टाइम सिचुएशन होगी, and how the Britishers they were able to conquer all the things. In the initial stages, when Indian nationalism was immature, just sprouting, it found expression in many liberal religious reform movement. Social religious reform movement के बारे में क्वेश्चन आ गया। Third part. Basically, in the early 20th century, there came into existence a number of women organizations that were there, operated more actively in the public arena and focused upon direct and women participation. एक ऐसे political और legal rights के बारे में किया जाता है, compulsory question. Trade union के बारे में compulsory question आ गया वहाँ पे.
Based on the discussion and his own interpretation, Lord Mountbatten soon came to the conclusion that partition was inevitable practical solution वही है. तो ये अलग अलग पॉइंट में से पांचों के पांचों कंपल्सरी क्वेश्चन है. Then पेपर 2 के जब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं, it was Dupleix who had first showed the way of intervening in the disputes of Indian rulers and thereby acquiring political control over the vast territories. A technique which was later perfected by the British company. कैसे Dupleix वाला जो टेक्निक थी उसको कैसे ब्रिटिशर्स ने परफेक्ट कर लिया, that will be covered. Then 1857 के बारे में एक और क्वेश्चन है. Then संथाल रिवेलियन के बारे में एक और क्वेश्चन. तो ये भी तभी हो पाएगा अगर आपका पूरे का पूरा सिलेबस एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर्ड है. एओ ह्यूम के बारे में है, नॉन कॉपरेशन के बारे में है. प्लानिंग वाज अ वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट कुड बी यूज्ड टू रिमूव रीजनल इनइक्वालिटी. एक लेटर के बारे में, फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में क्वेश्चन वहाँ पे बन जाएगा. तो गांधी के बारे में क्वेश्चन है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में, देन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स के बारे में एक और क्वेश्चन. तो यहाँ पे 20, 20 और 10 के बारे में, वहाँ पे 15, 15 एंड 20 का क्वेश्चन वहाँ पे बनता है. देन सेक्शन 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो कंपल्सरी क्वेश्चन है. The principle of enlightenment were in some ways a continuation of the discoveries and theories of the scientific revolution. जो वहाँ पे enlightenment principle के बारे में काफी comprehensive डील किया जाएगा. Then causes of the French Revolution included both long term and short term structural factors and immediate events भी थे. long term क्या थे, structural factors क्या थे जिसकी वजह से problem हुआ. Industrial Revolution had a far-reaching social political consequences with the advent of the assembly line factories, urbanization and the Industrial Revolution के बारे में है. Newly independent countries came to know the third world belonged to neither the first nor the second nor the communist world के बारे में, जो नैम के कंटेक्स्ट में लिखा जाएगा वो important question है. पैलेस्टीन के बारे में expected question था, लेकिन अब क्लास ऑल्सो वहाँ पे करवाया गया था, जीएस वाली क्लास में भी करवाया था सिमिलर क्वेश्चन दैट वाज देयर. नेपोलियन के बारे में, नॉट अ रेवोल्यूशनरी बट ये सॉलिडिफाइड मैनी ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस. तो इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा. लिंकन के बारे में आपको बताना पड़ेगा, अमेरिकन सिविल वॉर के कंटेक्स्ट में जो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली किया जाएगा. 1848 नॉर्मली यहाँ पे 1830s 1848, तो यहाँ पे 1840s वाले जो रेवोल्यूशन हुए काफ़ी छोटे छोटे रेवोल्यूशन है. 1820, 1830 और 1848, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बिस्मार्क की पॉलिसी है. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज हिस्ट्री मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉर, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. लीडिंग टू द फ्रेंच एग्जिट फ्रॉम अल्जीरिया इन 1962, कैसे डीकोलोनाइजेशन हुआ उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा. द लास्ट क्वेश्चन इज स्टालिन के बारे में क्वेश्चन है. कॉन्फिगरेशन ऑफ द पावर इमर्ज इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, कि यूएसए कैसे मैनेज कर गया, यूएस एमर्जिंग ऑफ यूएसए एज अ सोल सुपर पावर. तो ऐसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको जब ऐसे लिख रहे हो तब भी हेल्प करेंगे. देन लास्ट क्वेश्चन दैट वाज देयर वाज critically examine whether it is true that after a century of dependency on Europeans, African were ill prepared for the task of nation building at that point of time. तो यहाँ पे भी आपको अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट के बारे में क्वेश्चन है. तो एक तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 2019, 18, 20 के बारे में. अब आपने करना क्या है जाके घर पे जाके, फर्स्ट थिंग इज द फोकस हैज टू बी कंप्लीटली ऑन द नोट्स बिकॉज दे विल बी कॉम्प्रिहेंसिव. अगर आपको लगे कि नहीं यार थोड़ा सा कमी है, जस्ट लेट अस ऑल्सो नो कि फॉर एग्जाम्पल कि ये सर ये टॉपिक रह गया है तो हमें ये टॉपिक करवाया जाए, दैट विल बी कवर्ड. सेकेंडली, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद करने, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने हैं, क्वेश्चंस आपको याद करने हैं. जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको याद करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे पढ़ेंगे हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, तो दैट थिंग विल आल्सो बी कवर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. thirdly, previous year questions की प्रैक्टिस भी, and that has to be done on a daily perspective. Starting from tomorrow, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, for next 4.5 months, 4 से 4.5 महीने, जब तक ये पूरे का पूरा हमारा कोर्स चलेगा, it is important that you are writing at least 1 or 2 questions per day. अगर कोई टॉपिक कवर हो रहा है तो वहाँ पे भी करोगे और यहाँ पे भी पूरे का पूरा कवर करवाया जाएगा. इसके बाद आप कुछ पूछना चाह रहे हो मेरे से, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन सर्टेन थिंग्स इन दिस, कुछ आप पूछना है, ऑनलाइन वाले भी.
you want to give any suggestions that are there? And Yashwarya, Nikita, Anmol, Upasana and other things, students that are there. कुछ आप पूछना चाह रहे हैं? जो जो टीचर पढ़ाएंगे आप उन्हीं के टेलीग्राम नंबर पे सेंड करेंगे. इफ़ आई वुड बी टेकिंग अप जो भी सेक्शन मेरा है आप मेरे टेलीग्राम पे करेंगे 9910133084. वैशाली मैम शी वुड बी टेकिंग आप उनके नंबर पे सेंड करेंगे. और यू वांट सर्टन एडिशन दैट वुड बी, कुछ आप चाह रहे हैं कि सर इस तरीके से करवाएं ताकि हमें ज़्यादा समझ आएगा, दैट यू कैन ऑल्सो टेल. योर ऑल द वैल्यूएबल एडवाइजेस विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. अगर वो इम्प्लीमेंटेबल हुआ बाकायदा तो उसको डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे. So I'm waiting for the suggestions that would be coming from your side. ठीक है, अब याद करते रहो, डू राइट. और आज जरूरी नहीं कि आज ही बताना, आप कल परसों भी इफ यू वांट एनीथिंग दैट इज देयर यू कैन आल्सो बी राइटिंग एंड गिविंग इट टू मी, तो उसके बाद भी हो जाएगा. नेक्स्ट, फ्रॉम टुमारो इनिशियल वाला जो सब्जेक्ट्स है जस्ट दैट वुड बी टेकन अप बाय मी ओनली. हाँ, टेलीग्राम पे सेंड करना. और जो भी आपने क्वेश्चन सेंड करने हैं मेक इट श्योर दैट यू आर स्कैनिंग इट. स्कैन द नोट्स, मेक अ पीडीएफ फाइल, पीडीएफ बना के फिर सिंगल आप, क्योंकि एक हो सकता है आप क्वेश्चन 2 या 3 पेजेस में लिख रहे हो, तो वहां पे क्या करो उसको पीडीएफ बनाओ इकट्ठा. डू राइट योर नेम ऑन द पर्टिकुलर पीडीएफ फाइल को सेव करोगे. एंड टॉपिक, जो भी टॉपिक क्वेश्चन है, जैसे कल का आपका टॉपिक होगा स्टोन एज, तो आप वहाँ पे अपना नाम फॉर एग्जांपल और स्टोन एज ऐसे करके लिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल निकिता आगे स्टोन एज. तो क्योंकि हमें जब पेपर एवेल्युएट करने होते हैं इट विल बी कंपैरेटिवली सिंपलर फॉर अस टू एवेल्युएट. सेकेंडली, अगर आप पिक्स करके भेजोगे, फोटो खींच के भेजोगे, तो वेरी क्लियरली आई एम सेइंग आपके क्वेश्चंस एवेल्युएट नहीं होंगे. ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, यू आर सिटिंग ओवर हियर, आप हमें दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन पिक्स आप हमें भेजोगे दैट विल नॉट बी वैल्यूएटेड. आई एम क्लियरली सेइंग कि जो फोटोग्राफ्स करके भेज देते हो वो वैल्यूएशन नहीं है, बिकॉज दे आर नेवर क्लियर, कि हमें पता नहीं लगता क्या लिखा हुआ है. हाँ, उसको स्कैन करो प्रॉपरली, कैम स्कैनर यूज करो, कुछ भी और यूज करो. स्कैन करने के बाद हमें भेजो, डेफिनेटली दे विल बी वैल्यूएटेड और आपको 2 दिन में वैल्यूएशन होकर कंपैरेटिवली मिल जाएगा. नेक्स्ट, हाउ द सिलेबस उसी तरीके से होगा. For example, we would be starting off with the Stone Age. और थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके साथ कि इंडियन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कैसे हैं, एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया जाएगा. देन स्टोन एज, आपको स्टोन एज कवर कैसे करवाया जाएगा. देखो, अगर स्टोन एज आप पढ़ रहे हो जीएस पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे आपको पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, जो हम भी आपको क्लासेस में कवर करवाते हैं. फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, तो वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा. लेकिन अगर आप ऑप्शनल पे शिफ्ट कर रहे हो, हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आपको चाहिए, लेकिन वहां पे क्या पूछा जाएगा, वहां के ऊपर आपकी सोशल लाइफ कैसी थी, वहां के आपके ऊपर कल्चरल लाइफ कैसी थी, एक्सेट्रा, दैट वुड बी आस्क्ड. तो हिस्ट्री सेम रहने वाली है जो वहां पे है, लेकिन उसको क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सोशल लाइफ क्या था, कल्चरल लाइफ क्या था. यहाँ पे अनदर क्वेश्चन कैन बी फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स कैसे हुआ. जहां पे फॉर एग्जांपल है सोशल लाइफ they will not be asking about for example only of Paleolithic period. They can be asking how the social life evolved during the Stone Age, how the cultural life evolved during the Stone Age, how the technology evolved during the Stone Age. तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मल्टीपल एस्पेक्ट्स आ जाएंगे. जैसे कल वाली क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि इन्हीं के बारे में करेंगे. टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल स्टोन तो यूज कर ही रहे हैं, बिकॉज स्टोन एज के बारे में हम पढ़ेंगे. तो पैलेयोलिथिक के टाइम के ऊपर स्टोन कैसे थे, पैलेयोलिथिक के टाइम में हम आगे 3 में डिवाइड करेंगे. मेसोलिथिक के टाइम पीरियड में और नियोलिथिक के टाइम पीरियड में स्टोन्स हम कैसे कैसे यूज कर रहे थे और कैसे क्वार्टरजाइट स्टोन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कल वाली क्लास में किया जाएगा. यहाँ पे आते आते फॉर एग्जांपल हम इग्नियस रॉक्स फॉर एग्जांपल यूज करने लगे हैं. दे आर डिफरेंट टूल्स दैट आर देयर.
बड़े टूल्स हैं, छोटे हो गए हैं। और फॉर एग्जांपल जैसे जीएस में कर देते हैं तो आपको बोलते हैं टेक्निक ऑफ कोर वाज यूज्ड, तो वहां पे खत्म है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्निक ऑफ कोर कैसे यूज किया जा रहा था, फॉर एग्जांपल फ्लेक्स क्या थे, ब्लेड कैसे यूज हो रहा था, अदर थिंग दैट वर देयर, तो इनको आपको दिखाया जाएगा, प्रेजेंट भी किया जाएगा, कोर कैसे हो जाएगा। ऐसे ये तो हो गया कुछ भी स्टोन है, अंदर वाला फॉर एग्जांपल ये ऐसे टूटा हुआ, अंदर वाला रख लिया तो उसको कोर हो गया। कुछ फॉर एग्जांपल ऐसे पत्थर बना हुआ है, ऐसे करके है, तो उसका ये वाला हिस्सा हमने तोड़ के रख लिया उल्टा, जैसे बाहुबली वाली मूवी में ऐसे वो निकालता है तो जैसे बर्फ में स्लाइड कर रहा है उस तरीके से, या कुछ ऐसे करके हमने पतले से ब्लेड्स बना दिए। तो जब आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। और सेकंड थिंग इज जब बाद में न्यूलिथिक के टाइम के ऊपर इनिशियल फेज में बताता हूं, जैसे हैंड एक्स है, नॉर्मली पहले पैलेलिथिक टाइम पीरियड में भी होगा, लेकिन कैसे होगा, आगे वाला जो हिस्सा ये वाला हिस्सा मोटा होगा और यहां से फॉर एग्जांपल ऐसे पतले तरीके से बना होगा, लेकिन बाद में यही टाइम के ऊपर सिल्ट्स बन गए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक हैंड एक्स ऐसे बना होता है आजकल, एक ये है ऐसे कुल्हाड़ी बनी है, ऐसे ऐसे बनी होती है कुल्हाड़ी, यहाँ पे तीखा सा होता है उसको कट करने के लिए। ये पहले बार ऐसा होता है कि दो इंस्ट्रूमेंट्स को हम ऐसे अटैच कर रहे हैं, दैट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ओवर हियर ओनली। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कैसे हो रही हैं, ये जीएस में इतना जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप लेटर अब ये जब ऑप्शनल में शिफ्ट करते हैं तो कैसे दो अलग अलग टूल्स को हम इकट्ठे जोड़ के एक टूल बना रहे हैं, ताकि एक आप क्यों, इसका मतलब एक श्योर है कि आपके पास एक टेक्निक आ गई है कि कितने जोर से इस चीज के ऊपर मारना ताकि वो टूट जाए। तो ये टेक्निक्स, ऑल दीज थिंग्स आर डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि जीएस में इसको करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब ऑप्शनल की बात आती है, इट हैज टू डन इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट, और धीरे धीरे कैसे वो चलेगा, ऑल दीज थिंग्स वुड बी डन। तो इसी के बारे में आपको ये बताना। सेकेंड थिंग, नॉर्मली जब बाद में भी शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट स्टूडेंट्स आर फेसिंग, काफी स्टूडेंट जैसे ऑफलाइन में आके वो बता रहे हैं, पहले डिस्कस भी कर रहे थे, दैट नोट्स आर अवेलेबल मार्केट में, लेकिन नोट्स में जो दिया हुआ है और फॉर एग्जांपल जो सतीश चंद्र की बुक में दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि नोट सिर्फ ऊपर ऊपर से ही है, क्लास नोट्स पूरा नहीं है। किसी फॉर एग्जांपल, इवन फॉर एन एग्जांपल, अगर हम राजपूत पॉलिसी के बारे में कर रहे हैं कि कैसे चेंज हुई अकबर के टाइम के, जहांगीर के टाइम के ऊपर, शाहजहां के टाइम के ऊपर, औरंगजेब के टाइम के ऊपर, एक ओवरऑल व्यू तो दे देते हैं कि यहां पे ऐसे चेंज हुई, लेकिन अंदर नाम नहीं देते। whenever we would be covering the notes, तो पूरे का पूरा इस तरीके से कवर करवाया जाएगा, that everything that is there with example, because यूपीएससी में जब भी आप लिख रहे हो, एक तो राजपूत पॉलिसी कैसे चेंज हुई, राजपूत का एटीट्यूड बिहेवियर कैसे चेंज हुआ राजपूत के लिए, फॉर एग्जांपल मुगल्स का, तो तभी लिख पाओगे अगर हाँ अकबर के टाइम के ऊपर ये बंदे थे, इतने बंदे थे, एंड दीज वर द इंपॉर्टेंट पर्सन। जहांगीर के टाइम के ऊपर बड़े हुए, कम हुए, शाहजहां के टाइम के ऊपर, औरंगजेब के टाइम के ऊपर। तो दिस इज factual information will also be clubbed along with the conceptual information. तो the reason is that अगर आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन लिखोगे तो कंपेरेटिवली हो जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर से क्वेश्चन फॉर 20 मार्कर है, ऊपर टॉप से लिखोगे आप फॉर एग्जांपल 6 to 7 मार्क्स यू वुड बी गेटिंग, लेकिन आप कंसेप्ट के साथ व्हेन यू वुड बी इंटरलिंकिंग विद द फैक्ट्स आल्सो, तो वहां पे 20 में से अप्रोक्सीमेटली 12-13 नंबर मिलने के चांसेस आपको हो जाते हैं। जैसे ही 12-13 नंबर मिल गए, 12-13-14 नंबर मिल गए, वहां पे कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। देयर विल सर्टेन बी क्वेश्चन, यहाँ पे आपको 8 आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको फॉर एग्जांपल 12 नंबर आ रहे हैं, तो ये मिक्स करके द टारगेट विल बी फॉर एग्जांपल 320-330 विल बी द टारगेट, और टारगेट के आसपास ही आके फॉर एग्जांपल हम गिरेंगे, ऐसा नहीं हो कि पीछे चले जाएंगे। पर उसके लिए आपकी तरफ से हमें एक कमिटमेंट की जरूरत है, दैट आंसर राइटिंग, आई एम राइटिंग इट टाइम एंड अगेन, आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आंसर राइटिंग आप अच्छे तरीके से कर लोगे, थिंग्स वुड बी विद इन द कंट्रोल, और कंट्रोल में आते हुए वी विल बी इन अ पोजीशन टू क्लियर दिस एग्जाम आल्सो। तो अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो वी वुड बी एंडिंग दिस ओरिएंटेशन सेशन, और कल से आपका जो स्टोन एज वाला टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। सेकेंड थिंग, क्या आपको पहले प्रायर कुछ पढ़ने की जरूरत है? आई वुड से नो। जो आपको करवाया जा रहा है दैट विल बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, और आपको किसी और सोर्स को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो मैं पढ़ाऊंगा या वैशाली मैम पढ़ाएंगे, और बाद में फॉर एग्जांपल पांडे सर विल आल्सो बी टेकिंग अप, तो आपको नोट्स के साथ ही क्लब करके चलाएंगे, ताकि
कोई भी आप में प्रॉब्लम ना रहे, कॉम्प्रिहेंसिवली है। जो क्लासेस ऑनलाइन वालों के स्टूडेंट्स के लिए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो कहीं पे से भी देख सकते हैं। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स है, मेरी क्लासेस और पांडे सर की क्लासेस विल बी ऑफलाइन क्लासेस, और वैशाली मैम इज इन पंजाब, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस कंपेरेटिवली वो चलाई जाएगी। तो वहाँ पे ऑनलाइन वालों को तो चलो कहीं से भी ले रहे हैं, दैट्स नॉट एन इशू। ऑफलाइन वालों के लिए इस तरीके से वो सिलेबस का पार्ट डिवाइड किया जाएगा। तो जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रेंसिव तरीके से। इज इट क्लियर फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो? अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ना चाह रहे हो तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको पता है इससे कहीं ज़्यादा ऑलरेडी हम कवर करवा रहे हैं। चलो आज इस छोटे ओरिएंटेशन से हम एक बार क्लास को रोकते हैं। कल आपको क्लास का टाइम अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से 4:30 का कल से टाइम होगा, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की क्लासेस का टाइम क्लैश कर 4 या 4:30 बजे कुछ ऐसा टाइम होगा, तो अकॉर्डिंगली फिर क्लासेस का टाइम क्लैश ना हो, आपका भी कुछ लॉस ना हो, दैट वुड बी कवर्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ से लेके कंटिन्यूसली फिर 5 days अभी कम क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर हिस्ट्री एज ऑप्शनल। और एक ही आपके माइंड में होना चाहिए कि 320 हैज टू बी द टारगेट, एंड मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आंसर राइटिंग करोगे तो ही आपका एग्जाम डेफिनेटली, एग्जाम तो चलो ठीक है, आपका रैंक अच्छा आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।